तबाहाल मईशत, फरसूदा निजाम, कैसे आएगी खुशहाली, कैसे खुद मुख्तार होगा पाकिस्तान। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हम, आप, इदारे, हुक्मरान सब मिलकर क्या कर सकते हैं। आओ हल ढूंढें, एक बेहतर कल ढूंढें। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूं शिफा यूसुफ सईद और मैं हूं वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो आपने आगाज़ में देख ही लिया। हमने बात करनी है मईशत की, और चूँकि इस वक्त सारे मुल्क में यही गुफ्तगू हो रही है कि महंगाई बढ़ गई है, हालात ख़राब हैं, किस तरीके से इन हालात को काबू में किया जाए, IMF के चुंगल से हमें कैसे निकलना है, वगैरह वगैरह वगैरह। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी तकरीर में बहुत सारी बातें की। प्री बजट कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके अंदर भी बहुत सारे आइडियाज़ आए। लेकिन आज हमने बात करनी है, आज का ये पूरा प्रोग्राम डेडिकेटेड है पाकिस्तान की मईशत को, और उस मईशत को बेहतर बनाने के लिए हम कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं। यानी हम, आप, हम, हुकूमत, अवाम, सब लोग मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं, या सिर्फ बातें ही होंगी और इल्जाम तराशियां ही होंगी, नतीजा वही निकलेगा। बिल्कुल। और ये भी आज की ट्रांसमिशन का मकसद है कि हम किसी किस्म की ब्लेम गेम के बजाय हम इंगेज करें अपने गेस्ट्स को भी, और उनसे हम एक्सपर्ट राय लें कि हमारे पास सोल्यूशंस क्या हैं। अब जब ये तबाही आ गई है तो अब वी हैव टू कम आउट ऑफ इट समहाउ, तो वो करना क्या है उसके लिए। और आज के हमारे जो मेन मुद्दे हैं उनमें डेफिनेटली हम एनर्जी पे बात करेंगे। पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में एनर्जी जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स कंसिडर होती है अनलेस हम उसको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से ना बनाएं, और ये तो खैर एनर्जी एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान में तो बिजली की आमद और जामद का सिलसिला जो है वो बतदरीज जारी है। बिजली नहीं थी, सुबह बिजली नहीं थी और रोजाना ना कर सका मैं। फिर ये तो शुक्र है कि ऑफिस में एक इस्त्री की भी शर्ट रखी हुई थी, तो यहाँ आकर फिर मैंने इसे पहन लिया, वरना तो आज मामला ऐसा ही होता जैसा हर एक के घर में होता है। कुछ बड़े सवाल हैं जो कि हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे, जिन पर हम बात करेंगे। वो सवालात आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान कभी IMF के चुंगल से निकल सकता है, IMF के चुंगल से पाकिस्तान क्या कभी निकल पाएगा। उसके बाद निकलना है, निकलने की कोशिश तो करते हैं, क्या निकलना भी है या नहीं निकलना। महंगाई पर काबू पाना नामुमकिन क्यों बन गया है, ये हमारा एक बहुत अहम दूसरा सवाल होगा। महंगाई पर काबू पाना नामुमकिन क्यों बन गया है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगला सवाल जिस पर हम बात करेंगे, लोड शेडिंग। लोड शेडिंग का बेकाबू जिन क्या कभी काबू में आ सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, फिर अगला सवाल हम पूछेंगे कि ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम गंदम तक दरामद क्यों करते हैं, इसका क्या हल निकाला जाएगा। ये होगा हमारा अगला बड़ा सवाल। फिर दुनिया के कई ममालिक मुआशी तौर पर हमसे आगे कैसे निकल गए। ये वो ममालिक हैं जो हमारे साथ आज़ाद हुए थे, हमारी जैसी ही हालात थे इनके, लेकिन वो हमसे आगे कैसे निकल गए। बिल्कुल सही है। फिर अगला सवाल होगा जी, मीसाक मईशत क्या है और मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत और आवाम मिलकर क्या कर सकते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसको आजकल कहा जा रहा है, मीसाक मईशत, ये क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और अगला सवाल कि हम और आप, हुकूमत और अवाम मिलकर मुआशी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। हमारे साथ पाकिस्तान के नामी गिरामी इकनॉमिक एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, सियासतदान मौजूद होंगे, उन सब से हम बात करेंगे और इन तमाम मामलात का हल जानेंगे। आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कीजिए, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप वीडियोज़ भी भेज सकते हैं। अगर आपके मशवरा है 031111782224 पर आप हमारे लिए वीडियो बनाकर अपना कॉमेंट या अपना मशवरा भेज सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर वापस आते हैं तो हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज हमारा ख़ास प्रोग्राम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से। तबाहाल मईशत, फरसूदा निजाम, कैसे आएगी खुशहाली, कैसे खुद मुख्तार होगा पाकिस्तान। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हम, आप, इदारे, हुक्मरान सब मिलकर क्या कर सकते हैं। आओ हल ढूंढें, एक बेहतर कल ढूंढें।
वेलकम बैक जी। एनर्जी क्राइसिस, करेंसी डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन, ये सारी वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको बाकायदा तौर पर समझते हैं। अब पाकिस्तान में हुआ क्या? बिजली के फ़ी यूनिट नर्ख और तेल की कीमत में इजाफे ने आवाम का तेल निकाल दिया। महंगाई से सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासर हुआ है वो शहरों में रहने वाला है, ख़ास तौर पर जहाँ अशिया ज़रूरियत के जो नर्ख हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। मकान के किरायों में गुज़िश्ता एक साल में बड़ा इजाफा हो चुका है। अशिया खुर्दनोश पर उठने वाले अखराजात पर जो अखराजात हर ख़ानदान के जो हैं वो दोगुना हो चुके हैं। महंगाई पहले ही ज़्यादा थी मगर अब हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 14% बताई जाती है, जबकि सिर्फ अशिया खुर्दनोश से मुतल्लिक महंगाई जो है उसकी शरह 20% जो है वो हो चुकी है। अब इन मामलात पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आज कुछ सोल्यूशंस निकाल सकें और वो ऐसे सोल्यूशंस हों कि जिनका आवाम को जो है बराह रास्त उस पर असर पड़े। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन ऑन इकोनॉमी मौजूद हैं, मुज़म्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ नाज़रीन AKD ग्रुप के अकील करीम डेडी साहब भी मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं और बहुत ज़्यादा इन मामलात को समझते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और इनके अलावा भी हमारे साथ मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स होंगे जो अपनी राय से हमें भी आगाह करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, हम भी उनकी बातें समझेंगे और आप लोगों को भी कोशिश करेंगे कि कुछ समझ में आए कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आगाज़ करते हैं मुज़म्मिल साहब आपसे कि सबसे ज़्यादा कोर इशू जो लोगों को हिट करता है वो इन्फ्लेशन ही है, क्योंकि लोग जब जाते हैं मार्केट में कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए तो उनको पता चलता है कि तनख्वाह हमारी आधी हो गई है और जो चीज़ हमने ख़रीदनी थी उसकी कीमत डबल हो गई है। अब ये इन्फ्लेशन, इसके गिर्द एक ब्लेम गेम है जो घूमता रहता है। वो ब्लेम गेम अगर हम रखें साइड पर तो जो उसका रियल कॉज है इन्फ्लेशन का, क्या वो इंटरनेशनल है, क्या वो नेशनल है, और उसको हल कैसे किया जा सकता है? देखिए, शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक मकामी और एक बैनुल-अक़वामी। बैनुल-अक़वामी जो है 1 साल से स्टोरी चली हुई है और जो है 1 साल से ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, स्टील प्राइसेस बढ़ रही हैं, कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ रही है। नवंबर के महीने में पिछले साल हमारी जो है इन्फ्लेशन जो है ऊपर जा रही थी काफ़ी, तो काफ़ी हमने इंटरनली डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्या वजह है कि हम इन्फ्लेशन को जो है आवाम को रिलीफ किस तरह दे सकते हैं। तो हमने सोचा कि आवाम को रिलीफ देने का तरीका ये है कि जो मकामी तौर पे चीज़ें पैदा हो रही हैं उनको ना बढ़ने दिया जाए, और जो बाहर की चीज़ें जैसे खुर्दनी तेल, खाने का तेल है, पेट्रोल है, डीज़ल है, ये हमारे हाथ में नहीं है, और चंद दालें भी हैं। तो हमने क्या किया, एक बहुत ही फोकस्ड किस्म की जो है ऑब्जर्वेशन की, और हर हफ्ते एक मीटिंग होती थी NPMC, नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको वज़ीर ख़जाना खुद करता था। तो हमने क्या किया, आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियां, फ्रूट, जितनी चीज़ें पाकिस्तान में पैदा हो रही थी ना, और इंक्लूडिंग आटा, 55 रुपये पे लिया था, और उसको हमने मार्च अप्रैल तक वहीं रखा और हमने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया। नवंबर से लेकर अगर आप मार्च देखें तो आपकी हर महीने मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन गिरना शुरू हुई। पता नहीं क्या हुआ कि ये हुकूमत आई, इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, एकदम आपको पता है किस तरीके से घुसे। तो अब तक इन्होंने 8 हफ्तों में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं की। और जो अभी पेट्रोल और ये तो अभी बढ़ा है ना, लेकिन ईद से आप लोगों ने खुद भी शायद प्रोग्राम किए होंगे, लीमू 1400 रुपये किलो, ठीक है ना, और जो है प्याज, टमाटर भी 80-100 रुपये, मुर्गी का रेट जो है कहाँ से कहाँ निकल गया, 500-550 रुपये। जितनी डोमेस्टिक सप्लाई चेन थी ना वो टूट गई और एकदम उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। अब वो जो है इजाफा जो वो आम आदमी को बहुत ज़्यादा हिट किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अकील करीम डेडी साहब की तरफ चलते हैं। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे एक ओवरऑल पिक्चर, क्योंकि आपका बिजनेस से भी ताल्लुक है, मईशत को भी आप बहुत गहराई में समझते हैं। आपसे एक ओवरऑल पिक्चर समझना चाहूँगी मैं, ताकि लोगों को भी ये समझ आए कि जब नई हुकूमत ने ओथ लिया और उन्होंने ऑफिस संभाला और तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, तो एक्चुअली मुल्क में हुआ क्या। आप चाहे बिजनेस के तबके के हवाले से बात करें या इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें, लेकिन हमें ये समझाइए कि मुल्क में हुआ क्या जो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई और ऐसी आई शदीद। देखें, जो पिछली गवर्नमेंट को वापस भेजा गया था उनको तो इसी नारे पे कि महंगाई बहुत हो गई, ठीक है जी। अब महंगाई हुई थी नहीं हुई थी ये तो हमने और आपने बताना है कि हाँ हुई थी या नहीं। बिल्कुल। देखिए, जो महंगाई हुई थी उसको कोई रोक नहीं सकता था पिछली गवर्नमेंट के दौर में भी।
अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ी थी तो इंटरनेशनल फ्यूल प्राइस बढ़ी थी, उसके साथ आपकी भी प्राइस बढ़ी थी। हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे थे कि लोगों पे बोझ मिनिमम डाला जाए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम एक नहीं है, हमारे साथ प्रॉब्लम कुछ और है। हमारा रुपी वीक होता है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी, ऊपर से आपका रुपी वीक हुआ, तो वो इम्पैक्ट डबल आता था। तो जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी है वो भी डबल आता था। अगर हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग होता तो शायद हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना होती, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा होने की वजह यह है कि रुपी, क्योंकि आपको इंटरनेशनली डॉलर भी बोरो करने पड़ते हैं रीपेमेंट करने के लिए, आप अपने पॉकेट से दे नहीं पाते हैं क्योंकि आपका डेफिसिट रहता है, करंट अकाउंट भी बड़ा मुश्किल से आप संभाल पाते हैं। तो कहने का मकसद है कि दोनों गवर्नमेंटों को ये समझना होगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमी को चलाना आसान नहीं है। अगर इकोनॉमी मैनेजर कोई डिसीजन लेता है तो उसको क्रिटिसाइज ज्यादा ना करें, बल्कि उनके साथ बैठ के समझने की कोशिश करें। तो मेरा ये ख्याल है कि पिछली गवर्नमेंट के साथ ज्यादती तो हुई, हर सूरत में हुई है। अब ये लोग आए हैं, अब ये घबराए हुए थे, इनका ये ख्याल था कि अगर ये सारी चीजें हमने की तो हमारे को मुश्किलात में चले जाएंगे, लोग चीखे मारेंगे, और वही हुआ। इन्होंने शुरू में आके अगर ये डिसीजन ले लेते तो शायद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना होती, इतना ज्यादा रुपी भी वीक ना होता, क्योंकि वो शुरू में डिसीजन लेते और IMF से इनको पैकेज मिल जाता, और जब IMF से पैकेज मिलता तो ये आपके रुपी पे इतना ज्यादा प्रेशर भी ना आता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं कि कहीं हम पे ब्लेम ना आ जाए। देखिए, जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो ब्लेम तो आएगा, ये सारी चीजें अब आपके खाते में जानी। हमारे लोग क्या सही है। आई थिंक आवाज़ में कुछ इशू है, इसको जरा प्लीज चेक कर लीजिए। अब जो ब्लेम गेम है वो तो खैर आना ही है। अकील करीम डेडी साहब ने भी यही कहा, जो हुकूमत में होगा वो किसी न किसी तरीके से उस पर जिम्मेदारी तो आती है। एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा उठ रहा है वो ये कि आप लोगों ने IMF से मुआहदा किया था जिसकी पादाश में ये सारा मामला है। वो जो 60 रुपए बढ़ रहे हैं पेट्रोल पर, और जो आने वाले बढ़ाने थे बढ़ेंगे, वो सब किया धरा आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था और उसके बाद जाते जाते आप लोगों ने ये गेम कर डाली कि 10 रुपए कम कर दिए और फ्रीज कर देंगे, और ये चालाकी की आप लोगों ने। चलें कुछ बातें कर लेते हैं इस बारे में। गपशप लगाते हैं। हाँ, गपशप लगाते हैं। हमारी हुकूमत, अब मैं आपसे सवाल करूंगा, कुछ चीज़ों का आपने जवाब देना है। हमारी हुकूमत पहले दिन इमरान खान ने किस दिन तोड़ी थी? पहले दिन 10 अप्रैल से पहले 4 अप्रैल को, 27 मार्च को, 27 मार्च को, ठीक है। 27 मार्च को जलसा होता, 29 मार्च को, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने उनको वापस 7 तारीख को भेज दिया था। जी बिल्कुल। और 10 अप्रैल को हम चले गए थे। ठीक है। हर महीने की 15 तारीख को और 30 तारीख को पेट्रोल की कीमतों का ऐलान होता है, ऐसा ही होता है। सही है। अब हम 10 अप्रैल को चले गए, मैं आपको ले जाता हूँ 15 अप्रैल पे। 15 अप्रैल को वजीर आजम साहब के पास एक समरी आती है कि आज पेट्रोल की कीमतें हमें कितनी बढ़ानी चाहिए। सही है। उस समरी में पेट्रोल का जो सब्सिडी थी वो 24 रुपये पर लीटर थी। ओके। यानी कि हमारी हुकूमत के ख़त्म होने के एक हफ्ते बाद भी 24 रुपये पर लीटर दिए जा रहे थे। अभी बढ़ाया कितना है? 60 रुपए। तो 24 में से 60 में से 24 माइनस करें, कितने बच गए? ये 36 रुपए की लैंडमाइन किसकी थी? ये ओगरा की नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ये मुजम्मिल असलम का बनाया हुआ नहीं है। ठीक है। तो यानी कि ये 8 हफ्तों में भी कीमत पड़ी, तो वो 8 हफ्तों की तो कीमत बढ़ा देते भाई। तो जो एग्रीमेंट था वो ये नहीं था कि हम नहीं, अभी तो एग्रीमेंट पे तो आते हैं। एग्रीमेंट कोई नहीं होता। IMF जो है, अभी भी जैसे ये बजट आ रहा है, IMF के ताल्लुक होता है हदफ से। सही है। कि आप हदफ को कैसे हासिल करें। सही है। नवंबर के महीने में जब हम गए, पहली बात तो ये, अच्छा वो भी बात करता हूँ, नवंबर के महीने में जब हम गए, IMF ने कहा कि 30 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी आपने लेना था, वो आप नहीं ले रहे, तो आपका बजट खसारा बढ़ सकता है। सही है। तो अब आप एक काम करें कि 4 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम लेवी जून तक बढ़ाना है। ठीक है ना। हम तो मार्च में चले गए थे और हमने फरवरी तक बढ़ाया भी। ठीक है। अच्छा, लेकिन IMF ने क्यों बोला था दूसरा कि हमें लगता है, हमें खदशा है कि आप टैक्स का हदफ हासिल नहीं कर सकेंगे। सही है। क्योंकि अभी तो आपका टैक्स बड़ा तेज चल रहा है, ये आगे जाके स्लो हो जाएगा। मजे की बात यह है कि टैक्स हदफ से हम आगे रहे पूरा साल। हाँ, बिल्कुल। और अभी भी हम अपने हदफ के करीब थे। अब रहा सवाल एग्रीमेंट का।
एग्रीमेंट कुछ नहीं होता, IMF आपको प्रपोज करता है हदफ हासिल करने के लिए। अब 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी पाकिस्तान में पहली दफा कौन लाया था पता है आपको? PMLN, ये मिफ्ता इस्माइल साहब PMLN लाए थे। बिल्कुल। और ये हुकूमत थी जिसने कौम को रिलीफ दिया, जो पेट्रोलियम लेवी भी नहीं लिया और तारीख में पहली दफा 17% सेल्स टैक्स को सिफर किया। सही। और सिफर करने के बावजूद टैक्स के हदफ को हासिल किया। मैं अब ये कहता हूँ, इनसे सवाल ये है मेरा कि उस IMF के एग्रीमेंट में मिफ्ता इस्माइल और उनकी पूरी काबीना ढूंढ के बताए कि 300 रुपये लीटर हमने कहाँ लिखा था, ये ढूंढ के बताए कि सेल्स टैक्स का हमने कहाँ लिखा था। ये तमाम बातें झूठ बोल रहे हैं। और ये जो 36 रुपए की जो लैंड माइन थी जो 24 से 60 हुआ, ये किसने बिछाई थी? हम तो सिर्फ 24 रुपए की बिछा के गए थे और उसके ऊपर हमने टैक्स टारगेट भी हासिल किए हुए थे। इनका तो टैक्स भी नीचे आना शुरू हो गया, बरामदात भी नीचे आना शुरू हो गई हैं और कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है। और उधर हमजा शरीफ पैसे ऐसे उड़ा रहे जैसे कोई पता नहीं उनके पास होंगे जहर खाने के पैसे। मतलब उनके पास जहर खाने के पैसे हैं या क्या है। तो ये तमाम की तमाम पॉलिटिक्स और झूठ, जिसकी वजह से अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक कॉलर ले लेते हैं। मिसेस खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी? ये है कि देखें, एक इन्नमल अमालो बिन्नियात, आई एम एन ओल्ड लेडी। पाकिस्तान में जो भी लोग हैं, गवर्नमेंट में है, मीडिया में है, कहीं पे भी है, अपनी नीयत साफ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ नीयत देखता है। हाँ, लेकिन वो जो जिस दुकान पर हम जाते हैं सौदा लेने, वो तो नीयत नहीं देखता, वो पैसे देता है, पैसे देखता है। वो कहता है भाई पैसे दो, वो महंगा है। जी नीयत दें, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, दोज हू मैटर, जो हमारे लोग हैं जो कि इस दुनिया में हमें कुछ पाकिस्तान को चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी उसमें है, फील्ड में है, तो अगर उनकी नीयत साफ होगी, जैसे घर है, मैं एक घर की बड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, अगर हम लोग सही नहीं होंगे तो हाउ कैन वी रेज और हाउ कैन वी टेल आवर चिल्ड्रन टू बी ऑन। बिल्कुल सही है, नियत का आपको जरा थोड़ा सा तशवीश है। ठीक है, सही। एक काम करते हैं, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद आते हैं तो अकील करीम रेड्डी साहब की तरफ जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि अब इस पूरे मसले का उनके जहन में कोई हल, कोई मशवरे, क्योंकि बजट भी आना है और क्रेडिबिलिटी की बात भी साहब ने की, ये भी उनसे जानेंगे। वक्फे के बाद मिलते हैं जी। तबाहाल मईशत, फरसूदा निजाम, कैसे आएगी खुशहाली, कैसे खुद मुख्तार होगा पाकिस्तान। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हम, आप, इदारे, हुक्मरान सब मिलकर क्या कर सकते हैं। आओ हल ढूंढें, एक बेहतर कल ढूंढें। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर और हमारे मेहमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिन सवालात पर हम तवज्जो दे रहे हैं उनको एक मरतबा फिर आपके सामने ज़रा रिपीट कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान कभी IMF के चुंगल से निकल पाएगा? एक बहुत अहम सवाल है। उसके बाद हमने बात करनी है महंगाई पर काबू पाना नामुमकिन क्यों बन गया है हमारे लिए। फिर ये भी बात होगी कि लोड शेडिंग का जो बेकाबू जिन है वो क्या कभी काबू में आ सकता है। बिल्कुल सही। फिर आगे हम बात करेंगे ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम गंदम तक दरामद क्यों करते हैं। फिर हमने बात करनी है कि दुनिया के कई ममालिक मुआशी तौर पर हमसे आगे कैसे निकल गए हैं। मीसाक मईशत क्या है और मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत और आवाम मिलकर क्या कर सकते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, आप लोगों ने इन्हें भी देखा, अभी वाली हुकूमत को भी देखा, कभी दूर रहकर देखा, कभी अंदर रहकर देखा, मगर वो जो एक एनालिसिस आपकी तरफ से हम चाहेंगे वो ये कि इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हर आदमी परेशान है और हमें नहीं पता चल रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बार बार जो अल्फाज हमारे सामने आते हैं वो आते हैं कि जी अब हम डिफ़ॉल्ट की कैफियत में जाने वाले थे, हमने वो सख्त फ़ैसले करने थे वो हमने कर लिए हैं अब, लेकिन उन सख्त फैसलों के बावजूद कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा। ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैंने तो बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि सेनेट के अंदर मैंने 4 साल गुजारे हैं और मैंने 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन की है और अब आपने गुज़िश्ता दिनों देखा होगा
कि जब इन्होंने 60 रुपये एक हफ़्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 11 रुपये एक हफ़्ते के अंदर बिजली की कीमत बढ़ाई और 45 रुपये गैस की कीमत बढ़ाई और जो फूड आइटम्स हैं वो तो इनके कंट्रोल में है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा सख्त तनकीद जो है, तलख तनकीद, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने की। तो बेसिकली मेरा किसी के साथ पार्टी का झगड़ा नहीं है, ना किसी ज़ाती झगड़ा है, उसूल की बात है, पॉलिसी की बात है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को अभी तक मईशत की, जिसको कहते हैं ना कि वो सिरा, वो मिला ही नहीं है कि कहाँ से इसको ठीक कर लें। और ये एक डेली बेसिस के ऊपर, एक रूटीन बेसिस के ऊपर, एक हैप हेजर्ड अंदाज के ऊपर चल रहा है। इनका ना टारगेट वाजे है, ना उस टारगेट तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटजी वाजे है, ना उस स्ट्रेटजी के जो मुख्तलिफ संग हाई मील होते हैं ना वो वाजे है। तो इस वक्त तो मैं समझता हूं कि किश्ती जो है वो भंवर के अंदर फंस चुकी है और उनको कोई समझ नहीं आ रहा। तो सर, इनको क्या वाजे थे? इन्होंने भी तो एक इकोनॉमिक काउंसिल बनाई थी, इतने बड़े बड़े नाम थे, पता नहीं कहां गए। इनका जो है, मैं आपको बताऊं कि 3-4 वज़राए ख़जाना इन्होंने तब्दील कर दिए। ये खुद इस बात की अलामत है कि मामलात चल नहीं रहे थे। उसका तो जवाब इनका ये था कि चूंकि जो बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा है या फील्डिंग प्लेसमेंट नहीं है, ड्राइवर जो था वो मईशत की गाड़ी को दुरुस्त नहीं चला रहा था। और जब मईशत में बुनियादी चीज़ है कंसिस्टेंसी, तसलसल, जब आप ड्राइवर तब्दील करते रहते हैं और ड्राइवर तब्दील नहीं होता, उसके साथ पॉलिसी भी तब्दील होती है, इसलिए कि हर बंदा अपने साथ अपनी एक प्लान लेके आता है, अपनी कुछ तरजीहात और कुछ अहदाफ लेके आता है, तो उसके नतीजे में तसलसल नहीं आता। और इकॉनमी में जब तसलसल नहीं होता तो इकॉनमी कभी भी आगे नहीं बढ़ती। मैं सिर्फ 2 चीज़ें बताता हूँ। देखें, जब ये जा रहे थे, बाकी भी बहुत सी चीज़ें थी, मैं अगर एक उसूली बात करूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स की, जो मैं सेनेट में भी करता हूँ, तो 51,000 अरब रुपए कर्जा था, जो कि तकरीबन 21,000 अरब रुपए ये 3.5-4 साल में बढ़ गया। पावर सेक्टर जो कि हमारे साउंड्री से अब डायरेक्ट लिंक कर रहा है, बिल्कुल, और जो मतलब एक डायरेक्ट थ्रेट है अब हमारी सालमियत के लिए, उसका कर्जा 1100 से 2,500 अरब पे चला गया था। इसी तरह आप देख लें कि जो आपकी पॉलिसी रेट थी वो तकरीबन 13-14% पे, जो आपका डॉलर है वो 180 को, तो जहां पॉलिसी रेट, वो एक जस्टिस ने कहा था कि इस पॉलिसी रेट में तो हीरोइन का कारोबार बंदा कर सकता है, बाकी कोई कारोबार नहीं कर सकता। और जब डॉलर 180 पे हो तो कैसे तरक्की होगी? तो देखें, जो असल चीज अब तो 202 तक, अब तो 202 तक चला गया, अब तो और भी आगे बढ़ेगा। सही है। अच्छा, अकील करीम डेडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आयशा गौस पाशा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों बड़े नाम हैं मईशत के हवाले से, अगर हम एक्सपर्टीज की बात करें। पहले किसकी तरफ जाए? आयशा साहिबा की तरफ मेरा ख्याल है चले जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ जमा हो गया है। तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पहले ले लेते हैं, फिर AKD साहब की तरफ चलते हैं। आयशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। बात कर रहे हैं हम सॉल्यूशंस की तरफ के, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो है हमने आज की ये ट्रांसमिशन का मुद्दा जो है वो रखा है। आप लोगों के पास मईशत जब आई थी तो आप लोगों का कहना ये था कि पिछली हुकूमत ने इतना उसका कबाड़ा कर दिया था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमें तो ऐसी ही मिलनी थी कि डिफ़ॉल्ट के करीब ही हम चले गए। अब आप लोगों की आगे की क्या प्लानिंग है? और ख़ास 3-4 चीज़ें, क्योंकि PTI के तर्जुमान भी यहाँ पर बैठे, हम चाहेंगे कि 3-4 चीज़ें ऐसी वाजे करें जो आपको लगता है आपकी एक्सपर्टीज़ के तहत कि उन्होंने गलत की थी। देखिए, मैं आपको बिल्कुल लंबी चौड़ी बात बता सकती हूँ जो गलती की थी, और वो मगर मैं आपको फॉरवर्ड लुकिंग बात ज्यादा करना फोकस करूंगी, बिकॉज ये 3.5 साल 4 साल उन्होंने निकाल दिए पिछली गवर्नमेंट ने, ये बताते बताते कि हमने क्या गलत किया और खुद कुछ उसको ठीक से रिपेयर नहीं कर सके। हम अपने बाकी महीने इस पे नहीं निकालना चाहते कि इन्होंने क्या गलत किया, हमारा फोकस है हम इसको बेहतर कैसे करें। मोटी आपको बात बता दें, मुझे प्लीज बोल लेते, मैं 5 मिनट निकाले, सिर्फ अपनी मीटिंग से बाहर निकल कर आई हूँ। बात ये है, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आपने बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाई किया कि हम क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, और हम कोई एक इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं है, मैं कोई आपको 20 इकोनॉमिक क्राइसिस दिखा सकती हूँ जो इकट्ठा इस वक्त हमारे पास है। पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था ये सब एक टाइम पे आ जाए हमारी इकोनॉमी पे। आते जरूर रहे हैं अलग अलग वक्तों पे, अलग अलग इंटेंसिटी से। इस वक्त हर चीज एक साथ आ गई। फिस्कल साइड को उठा के देखें, वो उसका बजट डेफिसिट जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। IMF से पिछली हुकूमत ने कहा कि हम आपको प्राइमरी सर्विस
सरप्लस देंगे, प्राइमरी सरप्लस डेफिसिट देंगे 25 बिलियन का। प्राइमरी डेफिसिट होता है कि ओवरऑल बजट डेफिसिट से आप सिर्फ कर्जों के जो अखराजात हैं, डेट सर्विसिंग माइनस कर देते हैं, वो निकाल देते हैं। उन्होंने 25 बिलियन कहा और कर लिए 1300 से ज्यादा। जो पॉइंट है ये इकोनॉमिक फिस्कल साइड थी। डेट ट्रैप के बारे में ऑलरेडी मैंने सुना, सेनेटर साहब बता चुके थे। अब ये तो हो गए। आप एक्सचेंज एक्सटर्नल फाइनेंसिंग साइड पे आप देंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान से बातें कर रहा है। इम्पोर्ट ग्रोथ जो है वो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब उसके साथ साथ आप लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। लोड शेडिंग एक दिन में नहीं होना शुरू हो गई कि हमने आके प्लांट खत्म हो गए। लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि टाइम पे फ्यूल की इम्पोर्ट नहीं हुई, एक। दूसरा, उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं हुई। तीसरा, कुछ यूनिट बिल्कुल बंद रहे, वो उनकी टेक्निकल इश्यूज की वजह से। और उसके ऊपर ओवर एंड अबव कुछ हमारे नसीब ही ऐसे निकले कि गर्मी में इतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो गई कि डिमांड भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़ गई एनर्जी की, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल और बढ़ गया। और इसके अलावा मैं आपको और भी मजीद बहुत सी चीजें, व्हीट की इम्पोर्ट, फूड सिक्योर थे, हम इनसिक्योर हो गए बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसीज। लेट मी नॉट गो इनटू देम। इसी के मैं ये 20 चीज गिनाने बैठ जाऊंगी तो आपका प्रोग्राम निकल जाएगा, मेरा टाइम निकल जाएगा। चलें सॉल्यूशंस पर आते हैं। बिल्कुल जो आपने पहली बात की वो बिल्कुल सही है कि लेट्स लुकिंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द सॉल्यूशंस जो आपकी गवर्नमेंट। मैं आपसे ये कहूंगी कि ये हम जब ये मान रहे हैं कि वी आर इन अ परफेक्ट स्टॉर्म, and I think we need to as a nation recognize कि we are in a perfect storm। जब तक आप recognize नहीं करेंगे, चाहे वो political वजूहात हो या state of denial में रहेंगे, आप कभी उस तरह के measures ले ही नहीं पाएंगे कि आप मुल्क को इस बुरान से निकाल लें। सबसे पहले let's call a spade a spade। We are in a perfect storm। चाहे वो फिस्कल इकोनॉमी हो, वो हमारी एक्सटर्नल रिलेशंस हो, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, और उसमें सबसे बड़ा जो है वो हमारा IMF का मामला है ना। हम पहला सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ छोटा सा कि IMF से निकलने के लिए व्हाट इज योर प्लान और स्ट्रेटजी। लेट मी आंसर योर क्वेश्चन इन अ सिस्टमैटिक वे। तो जब परफेक्ट स्टॉर्म में आपको पता है आप हैं, हम ये चाहते हैं कि हम इस परफेक्ट स्टॉर्म को उबूर करें सबके कंसेंसस से। Unlike the previous government, we are willing to open our hearts to not just the political parties, all political parties, but everyone who has a stake in Pakistan। बिजनेस हो, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, वो आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, वो आपके आयशा साहबा, मुझे जो लग रहा है जो आप कह रही हैं वो ये कि हम सबके साथ मिलकर बैठेंगे और सोचेंगे। डू यू हैव अ प्लान? डज योर गवर्नमेंट हैव अ प्लान? प्लान है। वो क्या है? प्लान है, वो क्या है? हम उन पे इम्पोज नहीं करना चाह रहे किसी पे। हम चाह रहे हैं वो सबसे उनकी कंसेंसस से डिस्कस करें। और लेकिन वो प्लान क्या है? किसी मुल्क हमारा अकेले नहीं। प्लान हम आपको बता रहे हैं और वो इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में जैसी बात आगे बढ़ेगी वो सामने निकलेगा। प्लान अनाउंस करके तो हम डायलॉग के लिए नहीं खोलेंगे ना, हम पहले डायलॉग खोलेंगे फिर प्लान बताएंगे। ठीक है जी, ठीक है, सही है, ठीक है। IMF, अच्छा, एक अगर आपसे मैं थोड़ी सी आपसे मैं कथा कलामी करूँ, मैं चाहूँगा हमारे लिए हमारे साथ अकील करीम रेड्डी साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा उनसे एक कमेंट ले लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ मैं। रेड्डी साहब, सर आप लाइन पर हैं हमारे साथ, आपको आवाज़ आ रही है? अकील साहब, कैन यू हियर मी? आई थिंक उनकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। जी आयशा साहिबा, तो IMF वाला जो था वो तो आप कह रही हैं कि हमारे पास प्लान है और हम बताते हैं कि लोग जब मिलकर बैठेंगे तो फिर प्लान सामने भी ले आएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटीज तो वाज़ेह होनी चाहिए ना कि प्रायोरिटी आप लोगों की गवर्नमेंट की है क्या। सबसे पहले कौन सा एरिया जो है आपने उसको सॉल्व करना है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एज यू सेड कि हम पे सब मुसीबतें इकट्ठी आ गई हैं, तो सबसे पहले आप लोग किसको टैकल करेंगे? देखिए, मेरी गुजारिश है सबसे पहले तो ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिसोर्स फाइनेंशियल क्रंच है, हमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बड़ा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट इतना हुआ, उसको टैकल करना फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। उस पर हम जो पेशरफ्त हो रही है वो आपके सामने। IMF इंशाल्लाह ऑन बोर्ड आ जाएगा और जो भी जितनी ये पिछली गवर्नमेंट ने IMF से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन जब इंटरनेशनल एजेंसी साइन करती है तो वो गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट से नहीं करती, वो हुकूमत पाकिस्तान से करती है। तो हमें ऑनर करना होता है जो इन्होंने साइन किया, उसमें हमें जिस तरह पेशरफ्त करनी है वो हम आगे बढ़ ले। साइन इन्होंने, ये तो कह रहे हैं हमने कोई साइन नहीं किया, IMF प्रपोजल देता है। मुजम्मिल साहब, साइन किया है आप लोगों ने IMF के साथ? मैडम असल होता है हदफ, लेकिन एक मिनट ये पूछते हैं ना इनसे मुजम्मिल साहब से कि मैडम आयशा, मैं कथा कलामी माफ,
30 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आपके जो सीनियर मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो 2018 के बजट में लगा के गए थे। उस वक्त कौन सा एग्रीमेंट था इनका IMF से, और 17% सेल्स टैक्स। एक मिनट जरा बोलने दीजिए प्लीज। गिव मी 1 मिनट मैडम, गिव मी 1 मिनट प्लीज, गिव मी 1 मिनट। 17% सेल्स टैक्स पिछले साल बजट में हमने अनाउंस किया था, पूरे साल नहीं लिया। टैक्स टारगेट हमने अचीव किया। IMF ने एक दफ़ा नहीं बोला हमें, जब हम नवंबर में भी गए कि आप 17% सेल्स टैक्स लगाएं। तो आप इस तरह की क्यों मिसलीड कर रही हैं बातों में। और दूसरी बात ये कि 15 अप्रैल को जब हम गए, 15 अप्रैल को हम गए तो ओगरा की समरी थी, 24 रुपये सब्सिडी थी पेट्रोल पे, वो 60 रुपये आपने बढ़ाए, वो 36 रुपये की लैंडमाइन, वो आप उसका क्यों नहीं हिसाब दे रही। 24 रुपये पेट्रोल की सब्सिडी थी 15 अप्रैल 2022 को। क्यों लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि ये 60 रुपए की लैंडमाइन, उनसे क्यों झूठ बोला जा रहा है। ये तो आप ये बातों को एडमिट करें, अगर अच्छी तरीके से बता देंगे, आपका भी कसूर नहीं है। आलमी मार्केट में रेट बढ़ा है इसका। जी आयशा साहब, देखिए मेरी गुजारिश सुने कि मैं चूंकि मीटिंग से बाहर निकली हूँ, शो सम रिस्पेक्ट एंड प्लीज हियर मी आउट। जी 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 जी, जो बात बहुत बड़ी कही है कि हम आप उठाइए, जाके IMF की साइट पे जाएं, 4th कंसल्टेटिव मीटिंग की रिपोर्ट निकाल के देखें, मुजम्मिल साहब को दिखाइए उसमें क्या क्या चीजें कमिटेड हैं। क्या उसमें ये कमिटेड नहीं है कि आप PDL लगाएंगे? क्या उसमें ये बात कमिटेड नहीं है कि आप पास ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ? मेरी बात ना सुने। 3 रुपए का मिला था। अच्छा एक और चीज, इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ का भी सुन ले। हमें 5 रुपए बोला था। मैं मैडम सुन लेना ताकि उसका जवाब दे दें, बहुत जरूरी है। सोर्स दे दिया है, मैंने आपको सोर्स दिया है, बराहे मेहरबानी वो सोर्स देखे। नहीं, मैं आपसे सोर्स क्या, मैं तो आपसे बात कर देता हूँ कि IMF ने हमें 5 रुपए बिजली का बोला था, हमने 2.5 रुपए बढ़ाए, और 2.5 रुपए हमने जून में बोला था, आपने 8 रुपए एक साथ बढ़ा दिए। वो कहाँ लिखा हुआ है 8 रुपए यूनिट, बल्कि वो अगर टैक्सेस मिला ले तो 11 रुपए यूनिट बनता है। ये भी कहाँ लिखा हुआ था, ये भी हमें बताएं ना, हम तो देखना चाह रहे हैं, हमारी आंखें तरस गई हैं। जी आयशा साहबा, आपको मैं आपकी तरसी की आंखों को मैं आपको अभी तरह सुकून पहुंचवाती हूँ। ये वेबसाइट खोलें और मेरी गुजारिश सुने आप। जब मुझे 11 रुपए दिखा दें वेबसाइट पे। जब दिसंबर तक मिशन 7th रिव्यू बिल्कुल ऑन ट्रैक था। मैं री करती हूँ और मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ इसके। आपने बहुत अच्छी उस वक्त तक IMF प्रोग्राम चलाया। दिसंबर के ऑनवर्ड्स क्या हुआ, 2021 में दिसंबर के ऑनवर्ड्स इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइसेस सुपर साइकिल में जा रहे थे, पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ रही थी। IMF की जो आपको लग रहा था आपकी गवर्नमेंट जा रही है, आपने उठा के सब्सिडीज दे दी अगेंस्ट द IMF अंडरस्टैंडिंग। हर वो काम कर दिया, मैं 5-6 गिना सकती हूँ जो आपकी IMF की अंडरस्टैंडिंग की बिल्कुल बरक्स था। उससे हमारी इकोनॉमी टम्बल डाउन कर गई क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अब मेरी गुजारिश आपसे ये है, अब जब ये सुपर साइकिल चल रहा है, जब इस हद तक पेट्रोलियम के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि हमें 106, बल्कि अब तो इससे ज्यादा हो गया होगा, 106 बिलियन रुपए माहाना की सब्सिडी कर्जे लेके दे देनी चाहिए। वो सब्सिडी जो बड़ी गाड़ियों के ओनर 80% इस्तेमाल करें, और जो बेचारे पेट्रोलियम की कंजम्पशन है वो 20% आम आदमी करता है, 80% हायर इनकम ग्रुप करता है। तो हम कर्जे ले 106 बिलियन उठाएं और हम 80% उन लोगों को दे दें जो जैसे आप बैठे हुए हैं, मैं बैठी हूँ, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएं, कि कहीं से ये कहीं से। तो उसके लिए तो फिर टारगेटेड सब्सिडी वाला मामला, 400% ड्यूटी भी तो लेते हैं उनसे। गुजारिश ये है, वी विल हैव अ नेक्स्ट टाइम, आई एम इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग, लेट मी गो। ओके जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आयशा गौस पाशा साहिबा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी। हम एक ब्रेक लेकर आते हैं ताकि फिर आपके पास हम डिटेल में फिर सवाल करें, और आपके पास भी आते हैं मुश्ताक साहब। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है, सोल्यूशन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन करने का हमें कोशिश कर रहे हैं कि कोई सोल्यूशन हमारे पास आ जाए। सर आपकी तरफ आएंगे कि अब सोल्यूशन हमारे पास है क्या, मतलब करंट हुकूमत के लिए भी, आने वाले वक्तों के लिए भी, बेसिकली मुल्क की बात हो रही है। मुल्क में ऐसा क्या हो कि हम इस डिफॉल्ट वाली सिचुएशन से निकले। 2018 में भी जब PTI आई थी तो उस वक्त भी ये बातें होती थी हम तो डिफॉल्ट के करीब हैं, अब दोबारा हम उसी सिचुएशन में, तो हम घूम फिर के उधर ही आ जाते हैं। सोल्यूशन पे जाने से पहले हमें यह तयन करना चाहिए कि मरज़ है क्या, और मरज़ का तयन हो जाए उसके बाद फिर उसका डायग्नोज करना है प्रॉब्लम। मरज़ क्या है, 2 चीज़ें। एक तो हमें फौरी तौर पर हमारे अवाम के ऊपर जो माशी बोझ है जो बढ़ता जा रहा है उसको किसी तरीके से बंद करना चाहिए, पहले मरहले में स्टॉप,
और दूसरे मरहले में कम करना चाहिए। वो कोई तरीका है हमारे पास? मैं आ रहा हूँ, मैं तो मरज बता रहा हूँ, फिर वो सोल्यूशन की तरफ भी आता हूँ। वो क्या है, देखिए आम आदमी जो है, आम पाकिस्तानी वो क्या चाहता है, वो चाहता है पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, अद्वियात और किचन आइटम्स एसेंशियल, जिसमें आटा, चीनी, चावल, घी और दालें, इसमें वो रिलीफ चाहता है, इसमें वो रिलीफ चाहता है। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के, आपको पता है 45% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, नंबर एक। दूसरा फिर ये है मरज़ का जो वो मैं कहता हूँ लोकेट करना है, वो ये है कि हमारी इकोनॉमी की बुनियादी जो नेचर है वो पैरासिटिक नेचर है। इसको मुस्तकिल फीड किया जाता है, फीड किया जाता है। हमें इस पैरासिटिक नेचर की जो इकोनॉमी है उसको, इसका नेचर को चेंज करना होगा। सही। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाए, लेकिन एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ हमें जाना है, तो न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो इस बात को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक सर, मुश्ताक साहब जी। तो दूसरा जो पैरासिटिक नेचर है, अब ये पैरासिटिक नेचर क्यों है, देखें एक चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को कोई रिलीफ नहीं देता। IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को मजीद ख़राब कर लेता है। उसके पास चाय बगैर चारा भी नहीं होता। 20 प्रोग्राम अगर आपको रिलीफ नहीं दे सकते तो इसका मतलब है नहीं दे सकते। तो आप ऐसा करें कि ये कर्ज नहीं है, ये कर्ज के नाम पर एक दायमी मरज है जो पाकिस्तान को लायक हो चुका है और पाकिस्तान को इससे निकलना चाहिए। एक चीज़ तो ये। दूसरी बात यह है कि देखें आपकी इकोनॉमी के बुनियादी इशूज़ क्या है। एक आपका डेट सर्विसेज है जो कि आपका तकरीबन बहुत बड़ा हिस्सा 40% बजट का उसमें चला जाता है। दूसरा आपका जो ट्रेड डेफिसिट है। तीसरा आपका जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है। चौथा जो आपका जो सर्कुलर डेट है। पांचवा आपका जो SOE है 128 जो ब्लीडिंग SOEs है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, वो हैं। तो अब आप ये सारे मसाइल हैं, इन मसाइल का आपको हल निकालना होगा और जब तक आप इन मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, आप ये सुपरफिशियल इकदामात करके, कॉस्मेटिक इकदामात करके, इधर से कुछ चीज़ इधर कर ली, उधर से कुछ चीज़ इधर कर ली, इससे मसला हल नहीं होगा। एक दफ़ा हमें बैठ के इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरी यकसुई के साथ प्लान बनाना होगा और फिर उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस पैदा करके उसके ऊपर आगे बढ़ना होगा, वरना मुल्क इसी तरह। फाइनल टेक आपका मुजम्मिल साहब, क्या ये जो बात है ये वही मीसाके मईशत पर तो नहीं आ गए हम? नहीं, एक तो बात जो इन्होंने की है कि ये IMF कर्ज और मर्ज, ये बहुत खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने बात की। आपको एक बात बताता हूँ कि पिछले 5 सालों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 145 अरब डॉलर पाकिस्तान में भेजे और 4 बड़े जिनके हम हर वक्त पीछे, जिन्हें हमने खुदा बनाया हुआ है, सऊदी अरब, अमेरिका, IMF और चीन, इन्होंने इस 4 बड़ों ने मिलाकर 20 अरब डॉलर दिए सिर्फ। अच्छा। और हम उनसे पॉलिसी और डिक्टेशन लेते हैं। सोचें कि ये 145 अरब डॉलर अभी ये सिर्फ फैमिली की मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ना कारोबार के लिए भेज रहे हैं, ना सरमायाकारी कर रहे हैं। अगर हम अपनी पॉलिसीज़, हालात और एनवायरनमेंट को अच्छा बना लें तो हमें इनकी ज़रूरत ही ना पड़े, ये इसको डबल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आने वाला साल पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे मुश्किल तरीन और महंगा तरीन साल होगा। ये जो अभी कीमतें बढ़ाई हैं, ये स्टार्ट है, 30% तक महंगाई जा सकती है। तो ये आप होते तो भी बढ़ती। 30% तो ऑलरेडी वो जो जॉन्स हॉपकिंस के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है वो तो 38% वैसे ही उसको कहते हैं। जॉन हॉपकिंस के जो एक वो स्टीफन हैंक करके एक वो प्रोफेसर हैं, वो अलग तरीके से कि आम आदमी जिस तरह खर्च करता है उनके हिसाब से 37.5% इस वक्त ऑलरेडी महंगाई है। ठीक है। जो मैं 30% की पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो अभी 14% के करीब है। और जो शरह नमू GDP जो है, जो 6% थी, आज वर्ल्ड बैंक ने कह दिया 4% है। ये हमेशा वर्ल्ड बैंक और IMF गलत होते हैं। जब ये 1% बोलते थे, मैं कहता था 5-6 हो जाएगी। अब जो है 2% आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। इससे एक तरफ कमर महंगाई तोड़ेगी, दूसरी तरफ रोजगार पे डाका पड़ने वाला है। जो कॉन्ट्रैक्शन और जो ये चीज़ें आ रही हैं और ये जो दिखा रहे हैं कि हमने जो है पेट्रोल कम कर दिए, ये तो लाखों रुपए में जो है ये तो शहबाज शरीफ के घर में डिनर होता है ना, उससे ज्यादा पैसे जो है खर्च हो जाते हैं। फाइनल पॉइंट, आप लोग आ जाएंगे तो क्या ये सारे मसले आप लोग हल कर लेंगे? या अभी इलेक्शन होते हैं तो भी अगला साल महंगाई का साल होता है? अभी मैं आपको बता दूं कि हमने जब आए थे, आज के दिन भी माशाअल्लाह 2000 सेनेटर साहब हैं, इससे बुरे थे रिजर्व्स वगैरह। फिर उसके बाद कोरोना आया, हमने उसको मैनेज किया। 2 साल मुसलसल 6% GDP ग्रोथ जो 2004-5 के बाद आई है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि जो चीज़ें मकामी तौर पे पैदा हो रही है हम उसको तो बेहतर करें। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है हम उसको ऑफसेट करते फिर रिलीफ से, जो हमने किया था पेट्रोल की शक्ल में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। मीसाक मईशत के हवाले से आजकल बड़ी बात होती है और वो भी एक रास्ता बताया जाता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करने का एक तरीका मीसाक मईशत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि जी हमें ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए और बड़ा जोर दिया उन्होंने उस पर। बिल्कुल, अब इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमें कराची से ज्वाइन किया मुर्तज़ा वहाब साहब ने, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम शिफा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी या जो ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है उसी से हम आपके साथ आगाज़ करना चाहेंगे कि ग्रैंड डायलॉग तो चलें शुरू हो गया है, सारी जमातें मिसाल के तौर पे बैठ गई हैं साथ और वो बात कर रही हैं, लेकिन अब उसमें होता ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, हर पार्टी को ही दूसरे से कोई ना कोई इख्तिलाफ है। तो जब इतना ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो फिर वो ग्रैंड डायलॉग आगे कैसे बढ़ेगा? और फिर चूँकि आप लोगों का तजर्बा जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी है, तो वो तजर्बा यहाँ पर बड़ा काम आएगा। देखिए, कुछ तल्ख तजुर्बे भी होते हैं, कुछ तल्ख हक़ाइक़ भी होते हैं, लेकिन हर सियासी जमात का बुनियादी जो मकसद है वो ये कि किस तरीके से पाकिस्तान को जो मौजूदा मुआशी भंवर में पाकिस्तान फंसा हुआ है उसको वहाँ से निकाला जाए। और ये इंटरेस्ट जहाँ रियासत पाकिस्तान का है, ये इंटरेस्ट जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान का है, मैं समझता हूँ हर इनफरादी सियासी जमात का भी यही पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि कैसे हम मिलकर बैठ सकें, वो कॉमन पॉइंट्स ढूंढ सकें जिसके अंदर हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए और मोर इम्पोर्टेंटली इकोनॉमिक सर्टेनिटी एग्जिबिट करने के लिए हम ये तमाम चीज़ें करें। मैं समझता हूँ वियतनाम की आप मिसाल ले सकते हैं, 20 साल वहाँ पर जंग मुसल्लत रही, लेकिन आज उसकी एक्सपोर्ट्स और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है। आप बांग्लादेश की मिसाल दे सकते हैं कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन या उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर हैं। तो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा फुकदान है हमारे मुल्क में मईशत के पर्सपेक्टिव से, और वो है सर्टेनिटी का, कि आपका जो इन्वेस्टर है जो अपनी हार्ड एंड इनकम या इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में लगाए, वो कंफ्यूज नजर आता है, उसको समझ नहीं आता कि कभी कभार सियासी जमातों की लड़ाई में ऐसी बयानबाजी कर दी जाती है जिसके अंदर वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है जेपरडाइज हो जाती है। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी प्लेजेंट मूव है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। और आपको याद होगा जरदारी साहब ने 2018 में जब नई असेंबली आई थी तब इमरान खान साहब को भी ऑफर की थी कि आइए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं, मिलकर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए हर सियासी जमात अपना किरदार अदा करे। कोई मीडिएटर चाहिए होगा इसमें मुर्तजा साहब, कोई ऐसा शख्स जो दरमियान में बैठ के, कोई गारंटर या इस किस्म का कि जिस पर एतबार हो सबको? शिफा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम से बेहतर मीडिएटर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो उसके समरात पाकिस्तान की आवाम को मिलेंगे, और अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो उसके जो नुकसानात हैं वो पाकिस्तान का एक आम आदमी फेस करेगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा मीडिया को इस चीज़ को सही अंदाज से प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है कि इस काम में किसी कोई ज़ाती मकसद नहीं है, मकसद है पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी। और जितना मजबूत पाकिस्तान की मईशत होगी उतना मजबूत हमारा पाकिस्तान होगा, उतना मजबूत हमारी जमहूरियत होगी और उतना मजबूत पाकिस्तान की जमहूर होगी इंशाल्लाह। तो ये जो अभी इकदामात लिए जा रहे हैं कुछ ऐसे जिसको हम कहते हैं कि जी इस वक्त के क्राइसिस से निमटने के लिए कि 40% पेट्रोल जो है वो कैबिनेट वाले कम इस्तेमाल करेंगे, उनके जो है वो पर्क्स वगैरह कुछ कम कर दिए गए हैं, ये जो छोटे छोटे मेजर्स हैं इनका इम्पैक्ट कितना होगा? असल इम्पैक्ट जो है वो तो इन चीज़ों से नहीं आएगा। बहुत सारे इकोनॉमिक एनालिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि ये तो एक छोटा सा चंक है और ये आप करें या ना करें डजंट मैटर। ओवैस, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चीज बड़ी छोटी सी है ये, बट है सिंबॉलिक कि आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो क़यादत है वो अवाम के मसाइल को समझते हुए अपने आप को उसी फुटिंग पर लेकर आ रही है जिन लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, अगर मेरे वोटर को ये तकलीफ का सामना है तो मैं उसके रहनुमा के तौर पर भी सेम तकलीफ को फेस करूंगा। तो मैं समझता हूँ सिंबॉलिकली बहुत अच्छी चीज है और हमें सोचने की जरूरत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जितना हम मिलकर काम करेंगे हम अपनी मईशत को मजबूत कर पाएंगे, जितने डिवीजन होंगे, जितने तफरके होंगे, उतना नुकसान जो है वो पाकिस्तान की मईशत को होगा, और पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हम सबका नुकसान है। सही। और फाइनली सर एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हवाले से वो खबरें अभी चल रही थी कि अब आप रिप्लेस हो जाएंगे और MQM का जो है वो आप लोगों के साथ चूँकि वो माहिदा हुआ है तो अब कोई और जो है वो आपकी जगह संभाल लेगा, इस पर अब फाइनल जो है वो क्या आगे बात बढ़ रही है? ओवैस, मुझे तो अभी तक इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे इस तरह की कोई बात नहीं कन्वे की गई है। अच्छा। और मैं तो हमेशा समझता हूँ कि एक केयर टेकर सिस्टम में मैं आया था, इंटरिम तौर पर मैं आया था,
जब तक इलेक्शन नहीं होते मैं मौजूद हूँ, काम कर रहा हूँ। इस वक्त भी एज वी स्पीक तो मैं एक जगह पर आया हूँ कि जो अब बारिशों का सीजन आने वाला है उसकी क्या तैयारी है हमारे बल्दियाती इदारों की। तो मैं अपना काम करने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ। जब तक ओहदे पर हूँ तब तक काम करता रहूंगा। जब ओहदे पर नहीं भी होऊंगा तो तमाम स्टेक मेरा इस मुल्क से, पाकिस्तान से, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने सूबे, अपने शहर की बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा। काम करने वाला बंदा चाहे जहां भी हो वो काम करता है। मुर्तज़ा साहब, क्विकली एक और सवाल भी, इलेक्शन के हवाले से कहते हैं लोग कि इलेक्शन अगर हो जाएंगे मुल्क में तो जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब आप लोगों के ही सेनेटर, वो भी ये बात ट्वीट्स में कह चुके हैं। आपको पर्सनली क्या लगता है और पार्टी की क़यादत का इस पर क्या टेक है? अच्छा, आप मुझे बताइए शिफा, इलेक्शन आपने करा दिए, नई गवर्नमेंट ही आएगी ना जी। तो नई गवर्नमेंट, यही जो पार्लियामान में सियासी जमातें, इनमें से किसी एक की गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। हाउ वुड इलेक्शन सॉल्व द इशू? हमें जो बुनियादी इशू है समझने का वो ये है कि हमें इकोनॉमिक सर्टेनिटी डिस्प्ले करने की जरूरत है। हमें इन्वेस्टर्स को, दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि हमारी पॉलिसीज में तसलसल है। हम लोग अपने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये हर सियासी जमात अगर ये काम करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली चीजें इंशाल्लाह टर्न अराउंड की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। मुश्ताक साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने 5 बुनियादी नुकात बताए थे जिसको मर्ज की तशखीस कर दी हमने। अब उस तशखीस के बाद वो दवा क्या दी जाए? देखिए, जिस तरह मर्ज बढ़ता गया, जो दवा की वाला मामला हो रहा है, मसला मर्ज इस मरहले में दाखिल हो गया है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज और जो स्टेटस को के इक़दाम है वो नहीं चलेंगे। हमें ड्रास्टिक चेंजेस की तरफ जाना होगा और हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। देखिए, मैं समझता हूँ 2-3 हमें स्टेप्स लेने होंगे। मैं बता देता हूँ। नंबर 1, हमें हर सूरत में ये तय करना होगा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, इसलिए कि IMF हमारी आर्म ट्विस्टिंग करती है। लेकिन वो अब उसके बगैर तो चारा है ही नहीं। मैं बताता हूँ ना कि उसके ये आप तय कर लें कि आप IMF के पास नहीं जाएंगे। देखिए, ड्रग एडिक्ट जो होता है ना, उसका जब इलाज किया जाता है तो वो चीखता है, सही है, वो तकलीफ में होता है, दर्द में होता है, लेकिन उसको ड्रग नहीं दी जाती ताकि उसकी उस आदत छुड़ा दी जाए। ये नशा हो गया है हुक्मरानों को, हुक्मरान तबके को। इसका छुड़ाने के लिए तय कर दिया जाए कि हम IMF के पास किसी सूरत में नहीं जाएंगे, इसलिए कि साबित हो चुका है कि 20 प्रोग्राम ने हमें गुर्बत के दलदल में धकेल दिया है। ये किसी भी सूरत में ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। नंबर 1, अब फिर करें क्या? करें फिर ये देखें मसला क्या है। मसला आपके 5 सालों के लिए 4-5 अरब डॉलर का है। आपने 5 अरब डॉलर IMF से लिए है ना, वो भी किस्तों में लिए हैं, 3.5-4 साल में लिए हैं। आपके 30 अरब डॉलर से ज़ायद रिमिटेंसेस आपको भेज रहे हैं आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो आपका डायस्पोरा है। आप 2-3 काम करें। एक, उसके ऊपर कंसंट्रेट कर लें, इसको बढ़ाएं थोड़ा सा, स्किल्ड लेबर ज़रा बाहर भेजें। नंबर 1। दूसरा काम आप ये करें कि आप करप्शन को ख़त्म करें। यानी 128 SOEs जो आपने सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं, सफ़ेद हाथी यानी PIA खसारे में, वापडा खसारे में, रेलवे खसारे में, स्टील मिल खसारे में, ये कोई मानने वाली बात है? इसलिए करप्शन कैंसर है। और PTI ने नारे तो करप्शन के खात्मे के लगाए, लेकिन 124 से 140 पे ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक हम पहुंच गए, खत्म नहीं हुई, बढ़ गई। जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे, और मैं कहता हूं कि इसको दहशतगर्दी के बराबर जुर्म करार दिया जाए, शनाख्ती दस्तावेजात जब्त की जाए उन लोगों को, और सख्त तरीन सजाएं उनको दी जाए। आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएं और करप्शन के ऊपर हाथ डालें। तीसरा काम आप ये करें कि आपका टैक्स टू GDP रेशो जो है वो इतना कम है कि शर्मनाक है। आपका पता है 60% जो टैक्सेस हैं वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि गरीब आवाम देते हैं। आपके सिर्फ 39%, 40% टैक्सेस जो है वो मालदार तबका दे रहे हैं। चंद लाख लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। आप ले आए इनको टैक्स नेट के अंदर। ये तीसरा काम। चौथा काम ये करें आप कि देखें, सूदी मईशत के नतीजे में आप जो है इस मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकते। सूद की मईशत के ऊपर तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अब आदाद शुमार के साथ बता दिया है कि उसके नतीजे में इर्तिकाज़ी दौलत चंद हाथों में हो रहा है। बिलियनियर्स भी बढ़ रहे हैं और गुर्बत भी बढ़ रही है। भाई एक वक्त जो तबकाती तकसीम है वो बढ़ रहा है। तो आपको सूद, जिसका फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी अब हुक्म दिया है, आपको उस प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा कि आप अपनी। और आखिरी बात मैं ये करूं कि देखें, आपके पाकिस्तान उन ममालिक में है, उन 5 ममालिक में है जब से जिसमें सबसे ज्यादा चैरिटी लोग करते हैं। आपको ज़कात की निज़ाम
उशर के निज़ाम, ज़कात का निज़ाम क्या है? 2.5% मालदार देता है, 2.5% गरीब, 5% गैप को आप कम कर लेते हैं। आपको पता है ये जो बड़े बड़े इदारे हैं आपके, इंडस जो आप देख लें, आप अखुवत को देख लें, आप खिदमत को देख लें, इस वक्त बहुत बड़ी चैरिटी, बिलियंस ऑफ रुपीस, आप इसको हुकूमती सरपरस्ती दें, आप इसको चैनलाइज करें, उसके नतीजे में आप जो हैं इस IMF से भी निकल सकते हैं, गुर्बत की इस चक्की से भी निकल सकते हैं। और अशराफिया, ये जो बात की है मुज़म्मिल साहब, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है कि वज़रा और ये जो एलीट तबके के मरा, देखें वो मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब फरमाया करते थे कि चुटकी जो खाक होती है वो चुटकी होती है, लेकिन जब उसे हवा में फेंकते हैं तो वो हवा का रुख बताती है, हवा का रुख बताती है। ये अशराफिया को अपने मरात कम करने होंगे, उनके घर, यानी ये कोई तरीका है कि 109 कनाल में एक DPO रह रहा है, 110 कनाल में एक DC रह रहा है, एक कमिश्नर रह रहा है, ये तो कॉलोनियल इरा की यादगार है, ये तो आबादियाती निजाम की याद। आपको ये अयाशियां खत्म करनी होगी, आवाम की सतह पे आना होगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुश्ताक साहब, वाकई आपने बड़ी अहम सॉल्यूशंस दी। एक और कॉलर भी है हमारे साथ, तारिक साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, फरमाइए जी, क्या आपका ओपिनियन है, कैसे महंगाई पर और इस पूरी माशी सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है? कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन, कोई आइडिया? सर मेरे लिए तो ये मौसम साहब से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है मेरे, कि अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक 30 ईयर्स मेरी एज हो गई है, मैं 2 महीने पहले सब कुछ एक खून से कर रहा था, पेट्रोल ये वो सब कुछ, 2 महीने बाद इस स्टेज पे हूँ। और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो चीज ऊपर जाती है वो कभी भी नीचे आएगी? नहीं। उस हिसाब से तो मेरे आने वाली जो जनरेशन है वो तो 100 रुपए की रोटी लेगी सर। ऐसा ही है, आप इस चीज के लिए तैयार हो जाए और अपनी जनरेशन को भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज के लिए तैयार करें। इस मुल्क में जो चीज एक दफा महंगी हो गई वो मेरे भाई सस्ती नहीं हो सकती। ये हमने आपके सवालों के रिकॉर्ड पर हम आगे बात करते हैं, बात करेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मुआशी सूरत हाल पर आज की ट्रांसमिशन हमने डेडिकेट की हुई थी और हम चाहते ये थे कि लोग भी समझें और सॉल्यूशंस तक हम पहुंचें कि क्या हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है विद आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। हमने आप लोगों के कमेंट्स भी वेलकम किए थे और हमें कुछ कमेंट्स आए हैं आवाम की तरफ से, तो वो आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं जिन्होंने हमें कमेंट्स भेजे हैं। दिखाएं जी, पहला कमेंट क्या है हमारे पास। मेरा नाम मिका शहनाज है और मैं नमल की स्टूडेंट हूँ और BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि हम पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे कम कर सकते हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम जो बड़े ऑफिसर्स हैं या MNS ख़ास तौर पे, अगर इनके कुछ अलाउंसेस को या इनके बेनिफिट्स को कुछ कम कर दिया जाए तो शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट जी, अच्छा कमेंट था ये। अशराफिया जो है उसको पहले कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। अगला कमेंट क्या है और किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हद बिन शाकिर और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियली क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस में हमें म्याना रवैया इख्तियार करनी चाहिए और मेरे नज़दीक म्याना रवैया इख्तियार करने का तरीका ये है कि जिस तरह आजकल हमारे कौम को एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है पेट्रोल का, पेट्रोल को बचाएँ, बिजली बचाएँ। पेट्रोल के हिसाब से बात की जाए तो पेट्रोल को बचाने का तरीका ये, जिस तरह आप ऑफिस जाते हैं या किसी स्कूल जाते हैं या किसी कहीं भी जाते हैं, तो आपके ऑफिस जाने के रास्ते में आपके दोस्त के कुलीग या साथ कोई रहता है तो आप उसको साथ लेते हुए जाए। तो एक ये बहुत बड़ी मतलब कि बचत होगी पेट्रोल की और इससे कुछ थोड़ा बहुत सेट हम कर सकते हैं। आयतवारी की बात कर रहे हैं ये कि भाई अगर आपके रास्ते में कोई गाड़ी खाली ना चलाएं, एक बंदा अकोमोडेट करे लोगों को, तो आप दरमियान में नहीं पड़ते ना, वैसे आप साइड पे पड़ते हैं। ये जो है ना, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूंगा कि आप कल जब आए ऑफिस तो मुझे जो है वो लेकर आ जाइएगा, ठीक है? दैट्स इट। अगला कमेंट देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महक है और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। क्वेश्चन मेरे से ये किया गया है कि इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे काबू पाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो अभी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? तो बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा इन प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि इतनी वर्स्ट है कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, ठीक है? और मेरे लिए कम्यूट का बहुत बड़ा मसला होता है और जब मैं आती हूँ ना तो मेरे जनरल चार्जेस होते थे 400 एंड टुडे आई हैव गिवन देम 550। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक जो आपकी वैल्यू ऑफ मनी कितनी गिर चुकी है, ठीक है? दूसरी बात ये कि आप जो कहते हैं मैं किसी की हुकूमत के साथ भी नहीं हूँ ना किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ हूँ, बट मुझे ना मेरी सहूलत चाहिए, मुझे अपने आप को देखना है। जो
बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट। वही ट्रांसपोर्ट का बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट का मामला बढ़ गया है और रुपए की जो वैल्यू है उसकी कोई वैल्यू है कोई नहीं। और कोई कमेंट है हमारे पास? दिखाएं, चले वो भी सुनाए। मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे ख्याल में हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग अपनी इंपोर्ट को कम कर दें और एक्सपोर्ट पर जोर दें, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दें। और इसके अलावा अगर हम लोग अपने बिजनेस सेक्टर की बात करें, हम लोग इस पे जो टैक्स होता है, टैक्स के सिस्टम को चेक एंड बैलेंस अच्छा रखें। और इसके अलावा हम लोग जो अपने प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की ग्रोथ पर हम लोग फोकस करें, उसी चीज़ों को परस्यू करें, उसी चीज़ों को खुद यूज़ करें। अच्छा, ये सोल्यूशन तो इन्होंने आसान सा बता दिया कि भाई इंपोर्ट को कम कर दें, एक्सपोर्ट को बढ़ा दें। कैसे करें ये हमारे हुक्मरानों को सोचने की ज़रूरत है, हमारे माशी माहिरीन को सोचने की ज़रूरत है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टरान को सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो इन सारे कमेंट्स पर भी सोच विचार किया जाए और हमारी आज की ट्रांसमिशन के हवाले से भी सोच विचार किया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। बजट आने वाला है, मुल्क के लिए ढेरों दुआएं करें और हमारे लिए भी दुआएं करें। कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।